हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में सर्वे का काम जो है ज़ोरों शोर से चल रहा है। हालांकि इस सर्वे को लेकर बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। 18 साल, 19 साल, 20 साल के लड़के और लड़कियां सर्वे के लिए जो चयनित हुए हैं, वो गाँव में जब जा रहे हैं तो भैया ये बिहार है, आपस में लोग लड़ जा रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं कि ये तो हमारी ज़मीन है, ये तो हमारी ज़मीन है। वहीं पर ये समस्या भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास कोई लीगल दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। बेचारे अपने ज़िंदगी को किसी तरह से काट रहे थे, गुजारा उनका चल रहा था। अब इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ख़ास तौर पे बिहार में ही है, इसीलिए कि यहाँ पर बेरोजगारी की भी समस्या बहुत है। तो इसको लेकर लोग पैसे कमाने के चक्कर में कई दूसरे जगह भी रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, प्रदेशों में रहते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी रहते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है यहाँ पर कि एक भाई मौजूद है घर में, दूसरा भाई मौजूद है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें। वहीं पर ये भी समस्या आ रही है कि बहुत सारे लोगों के पास कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, बस मौखिक तौर पर वो रह रहे थे। कुछ समस्याएं ये भी देखी गई है कि भैया केवाला तो वो करा लिए थे, लेकिन दाखिल खारिज उनके पास अभी तक हुआ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। ना ही इतना जल्द खतियान निकलेगा, ना ही इतना जल्द उनका दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है वो पूरा होगा। तो कई ऐसे लोग भी हैं जो मौखिक रूप से बंटवारा कर लिए थे। जैसे भैया आप यहाँ पर रह लीजिए, हम यहाँ पर रह लेते हैं, आप यहाँ पर रह लीजिए, उगला जमीनों आप ले लीजिए। इस तरह से मौखिक बंटवारा किए थे। तो देखिए, मौखिक बंटवारा का तो कहीं पर कोई रोल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। इस तरह का बंटवारा अगर आपने किया है तो आपको आगे सचेत होने की ज़रूरत है। अभी वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हम बात बताने जा रहे हैं, जिसमें लोगों के जो डाउट्स हैं, लोगों की जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ इसमें बड़ा दिलचस्प वाला मैं इंक्लूड करने वाला हूं कि इस सर्वे में उन लोगों का भी फायदा होगा जो मान के चलिए कि आपके पिताजी थे और आपके 3 बेटे और 4 बेटी, यानी 3 भाई और 4 बहन आप लोग हैं। तो जो बहन लोग हैं ना, वो भी इस सर्वे में कूद करके अपना हिस्सा ले सकती हैं। हालांकि आम तौर पर हम बिहारी हैं, तो यहाँ पर देखा गया है कि बिहार में 90% लड़कियां जो हैं वो अपने बाप दादा की ज़मीन जो है वो नहीं क्लेम करती हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि भैया भाई के घर है, भौजाई के घर है, तो हम उनका ज़मीन कैसे ले लें। लेकिन इस तरह से जो जो सर्वे किया जा रहा है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में शायद ये आदेश दिया था कि जितना प्रॉपर्टी पर लड़कों का हक है उतना ही लड़कियों का भी हक है। तो किस तरीके से वंशावली बनाएंगे, और उसमें आप अगर लड़कियों का नाम नहीं देते हैं, यानी अपनी बहनों का नाम नहीं देते हैं, तो आपको क्या समस्या होगी। अगर बहन का नाम देते हैं तो क्या आपका जो ज़मीन है वो बहन के भी हिस्से में चला जाएगा। तो ये भी सवाल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। एक चीज़ मैं अपने तरफ से यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि ये जो सर्वे का काम है, हालांकि ये बहुत अच्छी पहल है, इस तरह का काम होना चाहिए। इससे विवाद और जो भी ज़मीनी स्तर पर जो यहाँ पर समस्याएं चल रही है भूमि को लेकर के, उसमें काफ़ी अंकुश लगेगा। लेकिन एकदम से हाईटेक व्यवस्था लेकर के आना, और जहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे लोगों का अभी तक यहाँ पर डेटा भी अपलोड नहीं हो पाया था। तो आप इस तरह से एक नया नियम ला सकते थे कि पहले आप जितने आप रैयतधारी हैं सब अपना कागज़ तैयार कर लीजिए, या फिर आप खतियान जो है डाउनलोड कर लीजिए या बनवा लीजिए, जो बंटवारा नहीं करवाएं वो करा लीजिए, जमाबंदी कायम कर लीजिए। हालांकि ये निर्देश कई बार दिया गया था, लेकिन मैंने फिर वही बात कि बिहार में सोचते हैं लोग कि भैया अभी पैसे कमा लेते हैं, ये सब ज़मीन जायदाद का जो लफड़ा है वो बाद में देखा जाएगा। और इसमें एक और मुख्य कारण ये भी है कि इस लफड़े में अगर कोई फंसना भी चाहता है, क्लियर करना चाहता है कि हम अपने ज़मीन को क्लियर कर ले, तो उसको अंचल के चक्कर लगा के, कोर्ट के चक्कर लगा के, जिला के चक्कर लगाते लगाते इतना थक जाता है वो इंसान, आर्थिक और पैसे से मजबूर हो जाता है कि वो उसको जो बाहर से संपत्ति जो थोड़ा बहुत कमा करके लाया हुआ था वो इसी में झोंक दिया जाता है। करप्शन भी तो उसी तरह से यहाँ पर फैला है ना भैया, कि आप दाखिल खारिज के नाम पर 5,000 दीजिए, तो जमाबंदी कटवाना है या चढ़वाना है तो इतना पैसा दीजिए। तो ये सब आमतौर पर चला ही रहता है। खैर, इन सब पर हम अभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हम सर्वे पर, कि सर्वे को लेकर के जो यहाँ पर आपके मन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, या फिर जो सवाल उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस हैं उसमें से टॉप जो क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पर
कलेक्ट किया है। जैसे डॉक्यूमेंट्स की स्थिति में बहुत सारे जो रैयत हैं उनके पास किसी भी तरह का दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हो सकता है कि इसमें जो आपका मन का सवाल हो वो भी इंक्लूड हो जाए, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कोई आपका दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना ही आपके पास केवाला है, ना ही खतियान है, ना ही रसीद है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आप अभी फ़िलहाल जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें आप प्रपत्र 2 भर करके दे दीजिए। अगर आपके नाम से ज़मीन है तो, अगर आपके नाम से नहीं है, आपके पूर्वजों के नाम से है, यानी आपके बाप दादा के नाम से है, तो आप ऐसी स्थिति में प्रपत्र 3 यानी वंशावली जो फॉर्म है उसको भर करके दे दीजिए। ये फॉर्म अभी सबमिट किया जा रहा है। इसमें कई तरह के प्रक्रिया है। यहाँ पर समझ लीजिए कि 20 से 21-22 तरह के प्रक्रिया से होकर के गुजरेगा। लास्ट में जब जो आपका यहाँ पर जो खतियान तैयार किया जाएगा तो वहाँ पर जो आपसे जो लीगल दस्तावेज होंगे वो मांगे जाएंगे। तो मोटा मोटी मान के समझिए कि आपके पास 2 से 3 महीने टाइम है अभी सारे डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो आप उपलब्ध करा सकते हैं। फिलहाल आप यही काम कर लें। हालांकि सर्वेयर की तरफ से भी यही बताया जा रहा है, और हमने ग्राउंड स्तर पर, यानी आज एक सभा भी था और हमारा खुद शॉप है ब्लॉक के सामने, तो कई तरह के लोग आते हैं, उनसे बातचीत होती है, तो इन सारे समस्याओं पर पहल चर्चा होती रहती है। तो आप फिलहाल आप वो फॉर्म भर के दे दीजिए, और जो आपका दस्तावेज की जब बारी आएगी तो आपसे मांगा जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, तब तक आप बना लीजिएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि अपना जो आपका खतियान है वो निकालना, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम से निकाल सकते हैं, या फिर आप वेब कॉपी से भी निकाल सकते हैं। जो भू अभिलेख का पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसमें 2 तरह का कॉपी होगा, एक वेब कॉपी होगा, एक डिजिटल कॉपी होगा। तो जो वेब कॉपी होगा वो वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन जो डिजिटाइज्ड कॉपी होगा जिसमें हस्ताक्षर मुहर दोनों होता है वो आपका पूरी तरह से वैलिड रहेगा। उसमें शायद 20 रुपये आपको कटेंगे, लेकिन साइट बहुत स्लो होने के कारण आपको डाउनलोड होने में काफ़ी समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ, जो कि लोगों की तरफ से पूछा गया है कि जो सर्वे हो रहा है वो अभी कहाँ कहाँ हो रहा है, और इसमें क्या नगर पंचायत भी शामिल है, नगर निकाय भी शामिल है, नगर निगम भी शामिल है, या नगर परिषद भी शामिल है, या सिर्फ और सिर्फ पंचायत शामिल है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि फ़िलहाल जो सर्वे का काम चल रहा है ये बिहार के 4 ज़िले में चल रहा था, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये जो सर्वे हो रहा है फिर से चालू होगा। जो सर्वे है वो लगातार होगा, लेकिन और जो ज़िले में जो चालू हुआ है वो नए स्तर से चालू हुआ है, और इसमें आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पंचायत का ही ऑर्डर मिला है। पंचायत लेवल पर ही अभी यहाँ पर सर्वे का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल जो नगर निकाय से देख रहे हो, या नगर निगम से देख रहे हो, नगर परिषद से, नगर पंचायत से, उनको वेट करना है। अभी उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर करना है कि आपको सो नहीं जाना है। जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको आपको सही करा लेना है, तभी जा करके आपको आगे काम आएगा। अब यहाँ पर एक और समस्या उत्पन्न होती है कि जैसे मान के चलिए कि एक पटीदार में 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, और एक भाई या बाहर तो रहता है, या फिर विदेश रहता है, या फिर किसी दूसरे स्टेट में रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि जो सर्वे का काम है, यानी जो सर्वेक्षण का कार्य है, वो 2 तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है। एक तो ऑनलाइन भी पोर्टल चालू कर दिया गया है, और दूसरा ऑफलाइन भी यहाँ पर जमा लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो घर से बाहर हैं, या फिर जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा सूझबूझ ऑनलाइन में नहीं है, उनको कहीं ना कहीं लगता है, उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर हम ऑनलाइन करें तो हमारा ज़मीन उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो वो ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ऑनलाइन वो बाहर से कर दे। फिलहाल जो अगर आप प्रपत्र 2 के तहत आते हैं तो प्रपत्र 2 भर दीजिए, और अगर प्रपत्र 3 के तहत आते हैं तो प्रपत्र 3 भी वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल है कि दादा परदादा और बाबा के नाम से अगर ज़मीन है तो क्या इस सर्वे में हम अपने नाम से उस ज़मीन को करा सकते हैं। जी बिल्कुल करा सकते हैं, इसीलिए तो सर्वे का काम किया जा रहा है। अगर आपके परदादा के नाम से ज़मीन है, दादा के नाम से ज़मीन है, और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आप जो शेड्यूल बनाएंगे
जो शेड्यूल बनाएंगे, जो कि एक पेपर पर होगा, स्टाम्प पेपर पर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ये शेड्यूल बनेगा। ठीक है, तो उस शेड्यूल में आप यहाँ पर दर्शा देंगे अपने रैयत, जो भी आपके दादा थे, बाबा थे, उनका नाम, उनका, फिर उनके कितने बेटे हुए, फिर उनके कितने बेटे हुए। ऐसे में जो आप यानी जो उत्तराधिकारी अभी बचा है वो उस ज़मीन का रैयतधारी होगा। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स जो बनेगा, खतियान बनेगा, उसमें आपका नाम दर्शा दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी पक्ष का आपका साइन भी होना चाहिए, सभी भाई का साइन भी होना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये बनेगा। बात करते हैं वो वाला टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि अगर इसमें कोई बहन भी चाहे तो क्या हिस्सा ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। आप अगर वंशावली सबमिट कर रहे हैं, यानी आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन था, वंशावली सबमिट कर रहे हैं, तो ये आप काम करें कि उसमें जो भी आपकी बहनें हैं उनका भी उसमें नाम दें। ऐसा नहीं है कि आपको नाम देने से वो बहन आपका क्लेम करके ले ही लेगी, लेकिन साथ ही साथ एक एफिडेविट या फिर जो एनओसी फॉर्म होता है वो फिलअप करके ज़रूर से दे देना है, ताकि जैसे आमतौर पर देखा गया है यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो बाप दादा के हिस्से में ज़मीन अपना नहीं लेती हैं, तो वो वाला आप दे दीजिएगा। तो ऐसे में जितने भी आपके भाई हुए, ठीक है, उन्हीं लोगों का सिर्फ यहाँ पर हिस्सा मिलेगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। तो इसमें कहा गया है जैसे जो सरकारी भूमि पर रह रहे हैं, ठीक है, जो सरकारी भूमि पर रह रहे हैं और काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होगा। सर्वे का जो मेन मकसद है यहाँ पर, अभी तो सर्वे ग्राउंड स्तर पर हो रहा है, इसके बाद हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, इसके बाद खानापुरी होगा, फिर उसके बाद जाकर के आपका खतियान तैयार होगा। तो काफ़ी लंबा एक प्रक्रिया है, लंबा टाइम यहाँ पर लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी ज़मीन है और जिस पर लोग काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो भैया आप समझ लीजिए कि ये जो ज़मीन है उसका आपको कागज़ तैयार करवाना होगा। तो आपके जो भी नज़दीक अंचल, यानी जिस अंचल के तहत आपका मौजा आता है, वहाँ पर आप अपने कर्मचारी से या फिर सीओ से जाकर के बात करें कि हमें इस ज़मीन का बंदोबस्ती प्राप्त है, लेकिन हमारे पास इसकी कागजात मौजूद नहीं है। तो ऐसा भी देखा गया है कई कभार जो सरकारी ज़मीन होती है, तो जिनके पास ज़मीन रहने के लिए नहीं होता है, तो सरकार के तरफ से उसको सरकारी जो ज़मीन होता है, बकास्त ज़मीन जिसको बोलते हैं, वो उसको दे दिया जाता है, जिसको बंदोबस्ती भी हम बोलते हैं। तो उस स्थिति में आपको एक बंदोबस्ती मिल जाएगा, और बंदोबस्ती के साथ साथ जो आपका रसीद होगा, उस रसीद को अपना लेमिनेशन करा करके अपने पास रख लीजिए। वो कागज़ आप साक्ष्य के रूप में यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में एक समस्या ये भी देखा गया है कि आपको वो ज़मीन बंदोबस्ती से मिला, यानी सरकार ने आपको गरीबी को देख करके आपको रहने के लिए ज़मीन तो दिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने चालूपंथी में उस ज़मीन को किसी और पार्टी से बेच दिया। अब जब कि बेच दिया आपने, तो सामने वाले को केवाला कर दिया और आपने उस ज़मीन की कीमत ले ली। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टी, यानी जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उस दोनों पार्टी का जो है केवाला रद्द हो जाएगा, और वापस से वो जो ज़मीन है जो सरकार के तरफ से आपको मिला था, ठीक है, जिसका बंदोबस्ती आपके पास था, वो ज़मीन का आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। वो वापस से सरकार के एक रिकॉर्ड में चला जाएगा, और फिर सरकार उस ज़मीन पर चाहे जो भी करे वो अपना समझेगा। ठीक है, हालांकि आप मकान है तो मकान गिराने का काम ये सर्वेयर का नहीं है कि आपका मकान गिरा देगा, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उस ज़मीन का जो मालिकाना हक होगा वो फिर वापस से बिहार सरकार के पास चला जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए केवाला के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास केवाला नहीं है, या फिर कई बार ऐसा भी केसेस देखा गया है कि आपके पास केवाला तो होता है, लेकिन केवाला आपके भाई या चचा या जो भी चचानी है वो आपके केवाला को रख लेती हैं, और ऐसे में आपका केवाला आपके पास दिया नहीं जाता है। तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब भैया करे तो करे क्या, कागज़ मांग नहीं सकते हैं, बातचीत बनती नहीं है, आपस में तकरार है, लड़ाई है, झगड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप केवाला आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जो आपके नज़दीकी रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ से आपका केवाला रजिस्टर हुआ था, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब केवाला निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बस आपको सत्र याद होना चाहिए कि किस सत्र में आपने अपना केवाला को कराया था। अगर आपको मोटा मोटी उस एक्चुअल डेट भी नहीं याद है कि आपने 1998 में कराया या फिर 95 में कराया, तो एक सेशन बता सकते हैं कि हाँ 95 से लेकर के 2000 के बीच में हमने अपना केवाला कराया था। तो रिकॉर्ड रूम में जो आपका जो रजिस्टर ऑफिस होता है, वहाँ पर आपका जो दस्तावेज है वो निकालने में काफ़ी सहूलत होगी, काफ़ी आसानी होगी। वो उस सेशन से लेकर उस सेशन तक आपका जाँच करेंगे और देख करके आपको फिर नकल दे देंगे। तो आप केवाला निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास केवाला नहीं है तो आपका ज़मीन आपसे छीन जाएगा या फिर चला जाएगा। ठीक है, जो सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में
भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हमने सरकारी ज़मीन पर अपना मकान बनाया हुआ है, तो हमारा जो सर्वे है उसमें, इस सर्वे में उनका क्या होगा। तो तोड़ेंगे तो नहीं मकान आपको, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी ज़मीन पर या फिर अपने खुद के ज़मीन पर ही मकान क्यों ना बनाया हो, या अपने पट्टीदार के या फिर अपने बाप दादा के ज़मीन पर बनाया हो, या आपने सेल एंड डीड किया हो, लेकिन जब आपके पास उस ज़मीन के कोई कागजात ही नहीं होगी, कोई साक्षी नहीं होगा, कोई प्रपत्र ही नहीं होगा, ना आपके पास केवाला होगा, ना आपके पास खतियान होगा, ना आपके पास बंदोबस्ती है, ना आपके पास रजिस्टर 2 है, ना आपके पास रसीद है, तो ऐसी स्थिति में वो ज़मीन का क्या होगा? ये कोई पूछने वाली बात है भाई? वो ज़मीन का हक तो फिर सरकार को जाएगा ना। या तो आप उस लीगल दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को निकालिए, काफ़ी टाइम है आपके पास, काफ़ी वक्त है आपके पास, या तो फिर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए, उस ज़मीन का जाने का इंतज़ार करते रहिए। ठीक है। अब अगर कोई अपने लिए रजिस्ट्री कराना चाहता है तो वो क्या करे, यानी अपने लिए रजिस्ट्री कराना चाहता है तो वो क्या करे? अपने लिए रजिस्ट्री कराना चाहता है तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया तो काफ़ी सालों से चल रही है। पहले भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया थी, अब भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया है। आप अगर पूर्वज के ज़मीन को अपने नाम कराना चाहते हैं, अपने बाप दादा या बाबा के नाम की ज़मीन को अपने नाम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पूर्वज से हट करके कोई व्यक्ति अगर उस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक जताना चाहता है तो उसके लिए रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। सपोज मेरे बाप के नाम से ज़मीन था या फिर मेरे दादा के नाम से ज़मीन था, तो हमको रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे कि हम एक शेड्यूल बनवा लेंगे, या फिर जो वंशावली होता है वो बनवा लेंगे, और वंशावली में हम दर्शा देंगे कि मेरे दादा ये थे, मेरे बाबूजी ये थे, और मेरे बाबूजी के कितने बेटे हुए, वो कितने थे, सारा का अपना जो ज़मीन मेरे बाबा के नाम से था वो जो लास्ट जो बचेगा, जितने भी भाई बचेंगे उसके नाम से वो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सेल एंड डीड या रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके लिए आपको वंशावली ही काफ़ी है। हाँ, अगर मेरे अलावा कोई और मेरे बाप दादा के संपत्ति पर अपना हक जताना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसको सेल एंड डीड तो कराना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप अगर क्लेम करेंगे तो फिर आपको सेल एंड डीड दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप खास ख्याल रखिए। और रजिस्ट्री की प्रक्रिया कोई नहीं है, पहले भी चलती थी। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पिताजी ने या जिनके पूर्वजों ने किसी को ज़मीन बेच दिया है सेल एंड डीड पर। ठीक है, पैसे लिए उससे और कोर्ट के द्वारा या फिर रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा उनको रजिस्ट्री हो गया, तो ऐसी स्थिति में भैया उस ज़मीन का फिर हकदार नहीं हो आप। अगर उनके नाम से ही ज़मीन था और उन्होंने बेच दिया, सेल एंड डीड हो चुका है, तो फिर उस पर आप हकदार नहीं हो। अगर उसके लिए फिर बहुत लंबी प्रक्रिया चलेगी। अगर आप चाहोगे कि उस ज़मीन को हम फिर वापस लें तो फिर आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा कि कौन सा रीजन था वो देना पड़ेगा, कि आपके बाबा का या फिर आपके दादा का या फिर आपके पिता का मानसिक बीमारी था या फिर कुछ ऐसा कारण था या फिर डराया गया, धमकाया गया। तो इस समय में लंबी प्रक्रिया लग सकता है इस तरह के ज़मीन को अपना वापस करने में। ठीक है, तो ये काफ़ी सवाल लोगों से पूछे गए थे। और अगला सवाल जो है वो ये है कि जो पंचनामा वाला जो पहले कागज़ बनता था वो पंचनामा वाला वैलिड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए पंचनामा वाला मौखिक रूप से हमने पिछले वीडियो में, आप हमारा पिछला जो रिकॉर्ड है वो उठा करके देखोगे तो हमने काफ़ी समय से लगातार दाखिल खारिज और ज़मीनी विवाद पर, ज़मीनी समस्याओं पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को भी मिला है। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि जो मौखिक रूप से बंटवारा है वो उसका मान्य नहीं है। मौखिक लिखतब समझते हैं, लिखतब के आगे वक्तव्य की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तक आपको उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं रखते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने नाम से तो आप मान के चलिए कि कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे बाप के नाम से ज़मीन था या हमारे दादा के नाम से ज़मीन था और हम अब आप सारे जो भाई हैं उनका अलग अलग डिमांड हो जाए, चौहद्दी अलग अलग हो जाए, प्लॉट अलग अलग हो जाए, खाता अलग अलग हो जाए। तो शेड्यूल बनवा लीजिए, शेड्यूल बनवा करके आपसी बंटवारा करवा लीजिए, और या फिर आप सर्वे में भी दे सकते हैं। उस तरीके से भी आपका अलग अलग खतियान तैयार हो जाएगा। इस खतियान का जो है बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इस खतियान के जो बेसिस पर ही आपका तय होगा कि ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है। तो इस सर्वे को आप हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, आगे जो वंशावली के लिए एफिडेविट बनता है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनता है। वंशावली अभी फ़िलहाल तो आप हाथ से ही लिख करके उसमें दे सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले सरपंच के द्वारा डायरेक्ट बना दिया जाता था, लेकिन अब आपको सरपंच रखा गया है, सचिव रखा गया है, ग्राम सचिव रखा गया है, वकील साहब को रखा गया है, गाँव के 4 से 5 गवाह को रखा गया है। उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट होगा। वंशावली पर हमने एक वीडियो बनाया है जो कि हमने आपको बताया है किस तरीके से आपको वंशावली बनाना है। ठीक है, इस वंशावली में भी बहुत तरह
का छेड़खानी पहले हुआ करता था। वंशावली में क्या होता था कि जिनके सरपंच आपसी आदमी हुआ करते थे तो वो बनवा लिया करते थे उससे, और अपने किसी एक भाई का नाम छुपा लिया करते थे। तो इसको देखते हुए भी इसमें काफ़ी सारा बदलाव ये किया गया ताकि जो ज़मीनी विवाद है उस पर ज़्यादा अंकुश लगाया जा सके और कम किया जा सके। बहन का हिस्सा कैसे मिलेगा, इस पर लोगों का जो सवाल है कि बहन का हिस्सा कैसे मिलेगा, तो यही तो मौका है, आप कूद लीजिए इसमें अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो। ठीक है, सर्वे जो हो रहा है, अगर आपको लगता है कि हमें अपना बाप का हिस्सा लेना चाहिए तो आप एक वंशावली बनाइए, खतियान आपको मिल जाएगा, या आप आपके भूल अभिलेख पोर्टल पर या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ रिकॉर्डर में भी मिल जाएगा। फिलहाल आप भाई से मांगिए, अगर भाई आपका नहीं देता है तो फिर आप अगर चाहते हैं तो आपका इस पर मालिकाना हक है, कोई आपको डाउट नहीं है कि किसी भी तरह की कोई समस्या कानूनी तौर पर आपको आएगी। जितना लड़कों का हक है उतने लड़कियों का भी हक है, आप आसानी के साथ उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर भाई अपने बहन को हिस्सा नहीं दे रहा है तो फिर वो अपने बहन का नाम वंशावली में दर्शा करके वो उसका एनओसी पेपर लगाए, जितने भी उसकी बहनें हैं वो उसका एनओसी पेपर लगाए, एफिडेविट लगाए, वो अपने स्वेच्छा से कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए हिस्सा, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और लास्ट एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है या फिर ऑफलाइन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस दोनों में बेहतर कौन है, तो मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंड जो रहेगा कि वो आप ऑफलाइन ही दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत तरह से बग होंगे, बहुत तरह से समस्याएं भी होंगी। हालांकि जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया है और मौका भी है। जो ज़्यादा जानकार हैं वो खुद से भर सकते हैं, वो आप खुद से भर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर आप साइबर कैफ़े वगैरह के पास देंगे। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये गलत चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन करिएगा तो आपका नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो देखा गया है, जैसे हम खुद एक ऑपरेटर हैं और कंप्यूटर मैं ऑपरेटर का काम भी करता हूँ। यहाँ पर जो ज़मीनी समस्याएँ हैं या फिर राशन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, जो भी काम है तो काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब ज़्यादा भीड़ ज़्यादा रस होने लगता है तो इंसान फिर उसको XYZ करके पास करने लगता है। यही वजह है कि आपके जितने भी पुराने वाले जमाबंदी में आप देखेंगे तो किसी में रकबा छूटा मिलेगा, किसी में नाम गलत मिलेगा, तो किसी में पता गलत मिलेगा, तो किसी में मौजा ही गलत आपको मिल जाएगा। ये ऑपरेटर की गलती से होती है, और इस भीड़ भाड़ में आप ऑपरेटर के भरोसे रहिएगा तो फिर आपको समस्या होगा। अगर आप खुद एक जानकार व्यक्ति है, खुद से कर सकते हैं, तो आप मेरा रिकमेंड रहेगा कि खुद से करिए, नहीं तो फिर जाकर के ऑफलाइन दीजिए। और ऑफलाइन देने पर एक रिसिप्ट आप अपने पास जरूर रखिएगा, ताकि उस रिसिप्ट का जो वैल्यू है वो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो सर्वे का काम चल रहा है ये अभी काफ़ी टाइम तक चलेगा, और मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि जितने सारे जो समस्याएं हैं बिहार में, खास करके यहाँ पर जो देखा गया है, कई लोग तो ऐसे हैं भैया कि अपने ज़मीन पर हो करके भी अपने ज़मीन पर नहीं है, तो कई लोगों का ज़मीन किसी ने कब्जा रखा है, तो कई लोगों के पास कागज़ ही नहीं है, तो कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री की कमी है, तो कई लोगों के पास पाटीदार अपनी कागज़ छुपा करके रखे हैं। तो धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत या कहीं भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रपत्र 2 और 3 अपने अकॉर्डिंग भर के दीजिए। कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे। उम्मीद है, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, फॉलो करके @warsimple गूगल पर आप सर्च करेंगे, कहीं भी हम आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ, व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा में, ताकि और भी लोगों को अवेयरनेस हो सके और इस सर्वे का भरपूर लाभ उठा सके। धन्यवाद।